हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो हमारी लैब सेफ्टी रूल्स के और जो बायो सेफ्टी लेबल्स होते हैं। कोविड के दौरान आपने सुना होगा कि बीएसएल लैब है, BSL 1, BSL 2, BSL 3। तो वो BSL क्या होता है, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लैब सेफ्टी रूल्स जो हैं, जो भी लोग लैब टेक्नीशियन हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, BMLT DMLT कर रहे हैं या कोई भी मेडिकल या पैरामेडिकल का काम कर रहे हैं, इस कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही जो लोग BMLT और DMLT के लिए हैं या किसी लैब टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी करें, उनके लिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लैब सेफ्टी रूल्स हमारे लिए बनाए जाते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। और बायो सेफ्टी लेवल्स कुछ होते हैं जिसको हम शॉर्ट में BSL कहते हैं। BSL आपने सुना होगा, कोविड के दौरान आपने बहुत सुना होगा कि ये BSL लैब का स्थापन कर रहे हैं, BSL लैब बन रही है। तो वो BSL क्या होता है, सारा कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लैब सेफ्टी होती क्या है। लैब सेफ्टी के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि लैब में खुद को और जो स्टाफ है या पेशेंट है या एनवायरनमेंट है, उन सब को सेफ रखने के लिए किससे, इन्फेक्शन से, एक्सीडेंट से, कंटामिनेशन से, इंजरीज से, उन सब को सेफ रखने के लिए जो प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं, उनको हम लैब सेफ्टी रूल्स बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुद को भी बचाना है, जो लोग लैब में काम कर रहे हैं, जो पेशेंट हैं उनको भी बचाना है, और एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो भी कंटामिनेट ना हो पाए, उसमें कोई माइक्रोबैक्टीरिया या कोई भी वायरस या कुछ भी उसमें स्प्रेड ना हो पाए। इस तरह से आपको काम करना होता है। तो उन सबके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये केवल रूल्स नहीं है, ये लाइफ सेविंग हैबिट्स हैं। अगर आपको ये पता है तो आप लंबे समय तक इन चीज़ों से बचे रहेंगे, खुद को हार्म नहीं करेंगे, जो पेशेंट है उसके लिए बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें आपको रहेंगी। अब आपने ये सिंबल बहुत देखा होगा, ये सिंबल क्या है? तो ये सिंबल जो है वो बायो हजार्ड्स का है। जहाँ जहाँ ये सिंबल आपको लगा हुआ दिखे तो वहाँ आप थोड़ा कॉशियस होकर काम करें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा मटेरियल हो सकता है या कुछ ऐसा चीज़ हो सकती है जो आपके लिए हजार्ड हो, है ना। तो जब हम सेफ रहेंगे तभी हम पेशेंट को कुछ डिलीवर कर पाएंगे सेफली और एनवायरनमेंट अपना सेफ रखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाए गए हैं जो हम पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं, जिसको हम शॉर्ट में PPE बोलते हैं। PPE जो है वो हमारी सेफ्टी के लिए होती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो ये आपकी कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें आपका लैब कोट हो गया, ग्लव्स हो गए, मास्क हो गया, फेस शील्ड हो गया, गूगल्स हो गए और क्लोज्ड शूज़। कुछ लोग क्या करते हैं, लैब में सैंडल्स पहन के आ जाते हैं, चप्पल स्लीपर्स पहन के आ जाते हैं, तो वो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। अगर कुछ स्पिल वगैरह हुआ और आपने ध्यान नहीं दे पाया, आपके पैर पे हो गया या कोई कुछ ऐसा हुआ, तो वो आपको इंजरी हो सकती है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करिए कि लैब में जब आप जाएँ तो क्लोज शूज़ पहन के जाएं। याद करने का तरीका कि आप खुद ऊपर से स्टार्ट करिए। आपको क्या चाहिए? आई कवर करने के लिए वो चाहिए, गूगल्स चाहिए, हाथ में ग्लव्स चाहिए, फेस शील्ड चाहिए और जूते पहनने चाहिए आपको, और लैब में लैब कोट तो अलाउ होता ही है। तो वही सारी चीज़ें हैं। एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ कवर्ड है। एक लैब में काम करने वाला का एक दिया गया है और वो सारे जो भी हमें चाहिए होते हैं सब पहने हुए हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई आपसे पूछे, MCQ में पूछ लिया गया आपसे MCQ में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन PPE, तो इसमें 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन इससे आपको मिल जाएंगे, एक कोई अलग ऑप्शन होगा, तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो एक एक पॉइंट में आपके एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं। अब कुछ रूल्स आपके होने चाहिए कि लैब में ये चीज़ आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपको ड्रिंक या ईट, खाना पीना नहीं खाना है, माउथ पिफ्टिंग नहीं करनी है, अपने बाल अगर आपके लंबे हैं तो उनको बांध के रखिए। एरिया जहां आप काम करते हैं, जहां आपका वर्किंग स्टेशन है, उसको डिसइंफेक्टेंट रखिए। हाथों को प्रॉपर हैंड वॉश करते रहिए, काम से पहले, काम के बाद। और प्रॉपर लेवलिंग, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर लेवलिंग ऑफ द सैंपल बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई सैंपल है, जैसे आप लैब में हैं और वहाँ पे कोई एसिड रखा हुआ, अगर उस पर लेवलिंग नहीं है और बोतल ट्रांसपेरेंट है, तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि वो एसिड है या क्या है। तो कभी कभी हो क्या जाता है
कि एसिड को लोग पानी समझ के पी लेते हैं, बोतल में रखा हुआ है नॉर्मल बोतल में, उन्होंने देखा, उन्हें लगा पानी है तो पी लेते हैं। तो इसलिए लेबलिंग बहुत ज़रूरी है ना। ट्रिक क्या है कि नेवर ईट नेवर सिप, कभी खाए ना कभी पिए ना, है ना। ये उसका एक डायग्रामेटिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फायर सेफ्टी रूल्स होने चाहिए, इसमें से एक आपका क्वेश्चन प्रॉपर बनेगा। कैसे? देखिए, सेफ्टी के लिए आपके पास आपकी लैब में अगर फायर लगती है, आग लगती है, तो इलेक्ट्रिक से अगर आग लगती है तो आपके जो CO2 होती है उससे आपको आग बुझानी चाहिए, है ना। और अगर किसी और कारण से लगती है तो वहाँ पे आप वाटर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक से लगी है तो आपको केवल CO2 ही यूज़ करनी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फायर। तो आपको CO2 आंसर याद रखना है। MCQ भी आपको लास्ट में मिलेंगे और ये MCQ में आपको मिलेगा। तो अगर आप लैब में हैं और बाई चांस वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या किसी भी रीज़न से आग लग जाती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने भी लोग हैं वहाँ पे, अगर आपकी लैब में जितने भी लोग हैं उन सबको बाहर निकालना है, अलार्म बजाना है। उसके बाद जितने भी डोर्स विंडोज़ हैं उन सबको क्लोज कर देना है या खोल देना है। ये आपको डिपेंड करता है आप किस रीजन में हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सटिंग्विशर है जो आग बुझाने का काम करता है तो उसका यूज़ करना है और खुद भी सेफ रहना है। बस आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल फायर अगर लगती है इलेक्ट्रिक की वजह से तो आपको वहाँ पे केवल CO2 वाला ही सिलेंडर यूज़ करना है, पानी वाला नहीं करना है किसी भी कारण और किसी भी स्थिति में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायो हजार्ड्स क्या होते हैं, उनकी हैंडलिंग के ऊपर। तो बायो हजार्ड्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक डायग्राम दिखाया था, मैंने आपको बोला था अगर वो सिंबल कहीं लगा है तो आपको उसको केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि वो आपका बायो हजार्ड हो सकता है। बताया था ना मैंने आपको, वही है उसी के बारे में। तो सबसे पहले आप अगर किसी सैंपल पे वो सिंबल बना है तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से उसको हैंडल करना है केयरफुली, प्रॉपर बायोकेमिकल बेस्ड में ही उसको डिस्कार्ड करना है और बिना बायोसेफ्टी कैबिनेट के आपको कोई काम नहीं करना है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्या होता है, अगर कुछ आपके पास कंटामिनेट चीज़ है और अगर वो फैल जाती है, स्पिल हो जाता है या फिर आपको निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी जहाँ पे भी वो चीज़ फैली हुई है उसको आपको पेपर या जो भी एब्जॉर्बेंट पेपर होता है या कोई कपड़ा है उससे आपको उसको ढक देना है। उसके बाद ताकि वो जो हमने कपड़ा डाला है वो उसको सोख ले। उसके बाद 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड डालते हैं कुछ देर के लिए, कुछ देर का मतलब लगभग 20 मिनट के लिए हम डालेंगे। उसके बाद अगर हम 20 मिनट के लिए नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो प्रॉपर जो स्पिल हुआ है उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो प्रॉपर आपको कम से कम 20 मिनट आपको वेट करना है। उसके बाद उसको क्लीन करना है और किस डस्टबिन में डालना है, येलो कलर के बिन में डालना है ना। ये सब आपको याद रखना है। अगर आपको निडल स्टिक इंजरी होती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तुरंत सोप से और रनिंग वाटर में उस एरिया को धोना है, उसको स्क्वीज नहीं करना। उस होता क्या है, कभी कभी हमारे कुछ लगता है तो हम उसको दबाने लगते हैं, है ना, तो वो दबाना नहीं है। आपको तुरंत उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो भी आपका सुपरवाइजर है और जो भी आपका इंचार्ज है उसको आपको बताना है, आगे की प्रोसेस वो आपको करा दें। बहुत से लोगों को ये चीज़ याद नहीं रहती है कि कौन से बिन में क्या चीज़ डाली जाती है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, एग्जाम टिप 100%, इससे आपको 1-2 क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं, है ना। तो ये है आपका BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आपको देखना है 4 तरह के आपके पास बॉक्स होते हैं या कह सकते हैं बिन होते हैं। बिन मीन्स जो डस्टबिन होते हैं वो होते हैं जो आपके लैब्स में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं येलो बिन के बारे में। तो येलो बिन जो है हमारा, उसमें जो भी एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं। अब एनाटॉमिकल वेस्ट क्या होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो भी चीज़ है, ब्लड हो गया, कोई बॉडी फ्लूइड हो गया, कोई बैक्टीरियल का कल्चर हो गया और कोई भी ह्यूमन का एनाटॉमिकल वेस्ट है, यानी कोई भी ऑर्गन वगैरह है या टिश्यू है, वो सारा हम येलो बिन में ही डालते हैं, है ना। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा
जितने भी हमारी बॉडी से निकले वो सब किस में जाएगा, येलो में जाएगा, सीधी सी बात। पीले में क्या जाएगा, जो भी हमारी बॉडी से निकलता है वेस्ट वो सब पीले में जाएगा। रेड के बारे में बात क्या करते हैं, तो रेड में हम वो चीज़ें डालते हैं जो कंटामिनेट होती हैं। रेड किसका सिंबल है, आपको अलार्म करता है, सूचित करता है, आपको चेतावनी देता है कि समथिंग इज मिसी। तो यहाँ पे वो चीज़ें डालते हैं जो कंटामिनेट हो सकती हैं, जैसे आपको किसी को कोई कैथेटर लगी है, या कोई जो आईवी बोटल्स होती हैं, सिरिंजेस होती हैं, सिरिंजेस का जो प्लास्टिक का पार्ट होता है वही हम इसमें डालते हैं। निडल होते हैं, निडल के लिए हम दूसरा बॉक्स यूज़ करते हैं। तो अब कोई ये रेड वाला क्लियर हो गया होगा। वाइट के बारे में बात करते हैं तो वाइट में केवल जो शार्प चीज़ें होती हैं, जैसे निडल हो गया, ब्लेड हो गया, स्केपल्स हो गए, या कोई आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए, वो जो भी वेस्ट हैं उनको इसमें हमें डालना है। ये इसको हम वाइट को पंक्चर प्रूफ भी बोलते हैं। तो इसको आपको नाम से याद रखेंगे, वाइट जो होता है वो पंक्चर प्रूफ होता है। पंक्चर प्रूफ क्यों होगा, क्योंकि उसमें हम ऐसे ही शार्प चीज़ें डालते हैं ताकि वो पंक्चर ना हो, इस वजह से पंक्चर प्रूफ बनाया जाता है। अब ब्लू के बारे में बात करते हैं। तो ब्लू में जो भी ब्रोकन ग्लासवेयर्स होते हैं, ग्लासवेयर जो बोरोसिलिकेट के बने होते हैं, या आपके कोई एम्पल्स हो गए, वायल्स हो गई, वो सारी कुछ हम किस में डालते हैं, तो ब्लू विन में डालते हैं। याद करने का सबसे तरीका एक ये लाइन है, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत अच्छी लाइन है। निडल्स गो इन वाइट, जो भी निडल्स हैं वो आपकी वाइट में जाएंगी। प्लास्टिक गो इन रेड, जितनी भी प्लास्टिक है, चाहे वो निडल जो सिरिंज होती है उसका प्लास्टिक पार्ट होता है वो आपका जाएगा रेड में। एंड टिश्यूज गो इन येलो, टिश्यू जो है वो आपके येलो में जाते हैं, है ना। अब आपको ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हैंड हाइजीन कैसे करना है, यहाँ पे आपको हैंड वॉश करने का पूरा तरीका दिया गया जो कि WHO के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। सबसे पहले आपको पाम टू पाम, पाम मतलब हथेली से हथेली को अच्छे से कह सकते हैं रगड़ना है, फिर उंगलियों के बीच में साफ करना है, और जो भी सिंबल्स दिए गए हैं सिंबल्स से आप फॉलो करके हैंड वॉश, ये प्रॉपर तरीका आपको ऐसे ही करना चाहिए हैंड वॉश कभी भी, है ना। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जो लैब में मोस्टली ज़रूरी हैं। एक होता है आपको बायोसेफ्टी कैबिनेट, और एक होता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के बारे में हम पूरा बात कर चुके हैं, डिटेल में वीडियो आपको मैं बता चुका हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बायोसेफ्टी लेवल्स के बारे में ना। तो बायोसेफ्टी लेवल्स, इसको शॉर्ट में हम BSL भी बोलते हैं। ये आपका बायोसेफ्टी कैबिनेट है। बायोसेफ्टी कैबिनेट जो होता है, इसमें आपका हीपा फिल्टर यूज होता है। हीपा फिल्टर क्यों यूज होता है, एयर को क्लीन करने के लिए, है ना। अब हम ये बायोसेफ्टी कैबिनेट यूज ही क्यों करते हैं, कोई आपसे पूछेगा भाई जरूरत क्या है इसकी। तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमें पता है कोई जो स्पेसिमेन या सैंपल आ रहा है वो आपका इन्फेक्शियस है, उसमें इन्फेक्शन है ही है। अब जैसे अब आपको कैसे पता लगेगा भाई किसी का सैंपल आया है वो इन्फेक्शियस है या नहीं है। तो जैसे स्पुटम हो गया, स्पुटम होता है तो उसमें बहुत सारे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, भले आपको पैथोजेनिक हो या ना हो, लेकिन उसमें होते हैं ऑलरेडी। कोई पस सैंपल आ गया तो उसमें भी मोस्ट प्रोमिनेंटली पस तभी बनता है जब कोई इन्फेक्शन होता है ना। तो ये जो सैंपल्स होते हैं, जैसे कोई टीवी का सैंपल आ गया तो उसके लिए तो हमें प्रिकॉशन लेके करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम बायोसेफ्टी कैबिनेट का यूज़ करते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि इसमें कौन सा फिल्टर होता है, इसमें हीपा फिल्टर होता है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूज़ क्या होता है उसका, एयर को क्लीन करने के लिए। अब हम समझते हैं कि जो बायोसेफ्टी लेवल्स होती हैं वो आपकी 4 टाइप की होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन 4 में क्या अंतर होता है, BSL 1 में क्या है, BSL 2 में क्या है, BSL 3 में क्या है, BSL 4 में क्या है। देखिए BSL आपका एक बायोसेफ्टी लेवल्स टर्म हो गया। अब उसकी लेवल 1 2 3 4 जाएंगे, तो 1 से जब जाएंगे तो 1 में आपको बेसिक मिलेगा, 2 में मॉडरेट मीन्स उससे कुछ थोड़ा स्पेसिफिक होगा, 3 में थोड़ा एयरबोर्न जो बैक्टीरिया होते हैं जो एयर में घूमते रहते हैं उनसे आपको सेफ्टी के लिए होगा, और 4 जो है जो डेडली बैक्टीरिया है उनसे आपको कैसे बचाना है वो कैबिनेट का हम यूज़ करते हैं, है ना। कैबिनेट हो गया या BSL पूरी लैब होती है उसको यूज़ करते हैं। याद करने का तरीका क्या है, ये आपके BSL जो है वो आपके WHO ने अप्रूव किए हैं। तो याद करने का तरीका ये है BMAD। 1 पे होगा आपका बेसिक, 2 पे होगा मॉडरेट, 3 पे होगा एयरबोर्न और 4 पे होगा डेडली, है ना। तो ये आपको याद रखने की चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं।
टोटल 4 लेवल जैसे मैंने आपको बताया वही है इसमें। BSL-1 क्या होता है? BSL-1 वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे लोएस्ट रिस्क होता है, कोई रिस्क नहीं होता है, जैसे बहुत कम, मतलब रिस्क तो होता है लेकिन बहुत कम, रेयर होता है। जो भी नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे अब इसमें क्या क्या होना चाहिए? एक तो बेसिक लैबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं, बेंच वर्क होता है उसमें यूज़ करते हैं, PPE रिक्वायर्ड होती है, तो हम कोई भी लैब का काम करेंगे तो PPE आपको पहननी ही पहननी है। जैसे अब कोई स्कूल की लैब है तो उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। नॉन हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे इकोलाई हो गया, उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्रामेटिक में कि ये आपका एक BSL-1 हो गया। यहाँ पे ओपन है, कोई सेफ्टी कैबिनेट नहीं है। हम क्योंकि इसमें इन्फेक्शन या नॉन पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए हम काम करते हैं। अब आगे बात करेंगे BSL-2। BSL-2 में क्या होता है? मॉडरेट रिस्क होता है, एंट्री आपकी रिस्ट्रिक्टेड होती है ना। बायोसेफ्टी कैबिनेट आपका रिक्वायर्ड होता है, अभी BSL-1 में नहीं था। ऑटोक्लेव भी जरूरी होता है। अब जैसे कोई हेपेटाइटिस बी वायरस है ना, तो इसके लिए हम वही यूज़ करेंगे। क्या? BSL-2 होता क्या है? ये होता है, आपने मोस्टली देखा होगा बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर हम जो काम करते हैं तो हम उसको BSL-2 बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या PPE तो हमें हर हाल में चाहिए है कि कहीं भी हम काम करेंगे तो वो सारी PPE वगैरह चाहिए ही चाहिए, है ना। जितनी भी ह्यूमन डिसीज होती हैं उनके लिए हम BSL-2 का ही यूज़ करते हैं काम करने के लिए। अब चलते हैं BSL-3 पर। BSL-3 क्या? हाई रिस्क है, जिसमें आपको चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं ली। एयरबॉर्न पैथोजेंस होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? कंट्रोल्ड एयर फ्लो होता है। आपका कंट्रोल्ड एयर फ्लो होता है, मतलब एयर फिल्टर होके आती है कंट्रोल वे में। नेगेटिव प्रेशर होता है तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके अंदर नहीं आ पाते हैं। स्पेशल अंदर का मतलब आप जैसे सेफ्टी कैबिनेट के बाहर बैठ के काम करते हैं तो वो अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, आपके ऊपर नहीं आ पाएंगे। ये होता है नेगेटिव प्रेशर का मतलब। स्पेशल प्रोटेक्टिव क्लोथ्स होते हैं अलग से, जैसे हम ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ करते हैं। और BSL-3 का अगर आपके एग्जांपल पूछा जाए कहाँ यूज़ होती है तो मोस्टली आपकी TB लैब में होती है। BSL-4 भी होती है। अब BSL-3 ये हो गया आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रूम है, उसी के अंदर ये पूरा बनाया हुआ है ना। एक रूम है, क्लोज्ड है, एंट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं है। इसके अंदर ये आपका बायोसेफ्टी कैबिनेट है, ये हीफा फिल्टर है, यहाँ से आपकी एयर फिल्टर होके वापस यहाँ पे आती है और इसके अंदर जो होता है वो आपका नेगेटिव प्रेशर होता है ना। तो ये आपका BSL-3 हो गया। इसमें हाई रिस्क होता है, एयरबॉर्न पैथोजेंस होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं PPE पूरी पहनी हुई है। PPE में आपका क्या क्या आता है? N95 मास्क आता है यहाँ पे, और जो प्रीवियस जो है BSL-1-2 उसमें आपका नॉर्मल मास्क होता है, एप्रन होता है, ग्लव्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे N95 हम यूज़ करते हैं मास्क में। एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाए तो यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। BSL-2 भी हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ करते हैं। सार्क कोविड जो वायरस होता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। BSL-4 की बात करें तो इसमें एक्सट्रीम रिस्क होता है, डेडली वायरसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, और इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। या जब आपने देखा था कोविड के दौरान, उसका हमें पता ही नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो उस टाइम पे हम BSL-4 यूज़ करते हैं। फुल बॉडी को प्रोटेक्ट करके हम काम करते हैं, है ना। आइसोलेटेड आपकी फैकल्टी होती है या फैसिलिटीज़ होती हैं, आपको अलग से सब कुछ मिलता है। जैसे एबोला वायरस हो गया, स्पेस सूट जैसा इसका कह सकते हैं PPE होता है। कोविड में भी हम इसी में यूज़ करते थे। ये देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका स्पेस सूट जैसा आपको PPE दिख रहा है। सारा कुछ ऊपर कनेक्टेड है क्योंकि पूरा फिक्स है, तो ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन की सप्लाई ऊपर से है। यहाँ पे मैक्सिमम कंटामिनेशन होता है, चांसेस होते हैं कि आप, और ये जो कंटामिनेंट होते हैं वो आपके डेडली होते हैं। तो इस वजह से हम पूरा अपने आप को फिट रखते हैं। ये यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिया गया बायोसेफ्टी लेवल्स का, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपके काम आएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा सीधा स्पेशल फीचर्स में पूछ लिया जाता है कि BSL-4 में स्पेशल फीचर क्या होता है या किस
एग्जांपल बताइए किसके लिए हम BSL-4 यूज़ करेंगे, तो एबोला हो गया और आपके कोविड हो गया। कोई आपसे पूछ ले कि BSL-2 कहाँ यूज़ करते हैं, तो HPV हो गया, TB हो गया, है ना। ये यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, उनके साथ में एग्जांपल दिया है, देख सकते हैं। अब आपको याद कैसे रखना है, मैंने आपको बता ही दिया। BMAD, बेसिक मॉडरेट एयरबोर्न डेडली, इसको आपको याद रखना है ना। अब कुछ MCQs हैं जिनको आपको बताना है। 4 हैं आपके MCQs, इनके आंसर आपको बताने हैं। BSL-3 इज मेनली यूज्ड फॉर एरोबिक या एयरबोर्न जो पैथोजेंस होते हैं उनके लिए हम करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ BSL-4 लैब मैंने अभी आपको बताया, कोविड या फिर इबोला वायरस वगैरह, और उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। माउथ पिप्टिंग अलाउड है लैब में या नहीं? बिल्कुल नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नो ड्रिंक और नो ईट। इलेक्ट्रिकल फायरिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? CO2 करते हैं। BSL-2 कहाँ पे यूज़ होती है? रिक्वायर्स विच इक्विपमेंट्स, इसमें कौन सा इक्विपमेंट जरूरी है, तो वो आपको मैंने बताया था, बायोसेफ्टी कैबिनेट, है ना। ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर नीचे दिए गए, एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स हों हमें बताइएगा, तो आपके लिए आगे की वीडियोस में अच्छे से बनाऊंगा। बाय बाय।